Hello everybody, it's me Neha. Welcome back to my YouTube channel Polity with Neha. So my today's topic is salient features of the Indian Constitution or importance of Indian Constitution, and this is the third part of Indian Constitution. So let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमें संविधान क्यों चाहिए था या हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्या रोल ये संविधान प्ले करता है। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी एग्जिस्टेंस स्टेट और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड ये गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पावर्स, वर्क और उनके करेक्टरिस्टिक्स और उनमें इंटर रिलेशनशिप को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजन्स के राइट, ड्यूटीज और उसका गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी पूरा करने के लिए और जो शक्तियां हैं यानी जो पावर्स है उसको यूज करने के लिए और जो शासन है उसको चलाने के लिए एक मार्गदर्शन करता है, मतलब एक पाथ शो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्ट्रगल और प्रोटेस्ट की कोई संभावना और पॉसिबिलिटी नहीं होती। एंड गवर्नमेंट का एवरी पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस फिक्स किए गए हैं वो उसी अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने वर्क को पूरा करते हैं। सिंपल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो रूलिंग क्लास है वो जो शक्तियां यानी जो पावर्स है उसका यूज और जो शासन का प्रबंध होगा वो अपनी मर्जी से करेगा। एंड ड्यू टू मिसयूज ऑफ पावर एनार्की लाइक सिचुएशन विल अराइज इन द स्टेट। इट मीन्स अगर रूलिंग क्लास पावर का मिसयूज करती है तो स्टेट में एनार्की लाइक मतलब अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। So this was all about how important is our constitution. Now I'll tell you about salient features of constitution. यानी जो ये संविधान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो संविधान है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा गया संविधान है। अगर हम पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी पूरी दुनिया में पूरी कंट्री में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के साथ साथ अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें हमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें वेरियस अमेंडमेंट्स ऐड किए गए हैं और बहुत सारे डिलीट भी कर दिए गए हैं। तो जो पहले हमको 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते थे, अब अगर एट प्रेजेंट बात करें तो यही आर्टिकल 450 से ज़्यादा यानी 470 के अराउंड आर्टिकल्स है। और जो ये 8 शेड्यूल्स थी अब ये 12 हो गई है, अब ये 12 शेड्यूल्स है एंड इसमें 25 पार्ट्स है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, यानी इसके पीछे क्या कारण है कि हमको इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। So I can divide its reason into 4 categories. First is geographical factors, second is historical factors, third is single constitution, and fourth is dominance of legal luminaries. So अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो वो है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या इंक्लूड करेंगे, एक तो वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत का विस्तार और विविधता। इंडिया स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यानी हर 1 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर के बाद जाके रिलीजन बदल जाता है, एरिया चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कस्टम्स चेंज हो जाते हैं। तो इंडिया में शुरू से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है उसकी बहुत ज़्यादा वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी है और इसके कारण क्या होता है कि हर किसी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी होती है एंड डिटेल में सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं।
तो इसीलिए हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। तो इसमें हम अगर बात करें तो हिस्टोरिकल फैक्टर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे जो एक्ट है हमारे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, वहाँ से बोरो किए गए हैं। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन से सोर्सेज लिए गए हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे जो एक्ट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इतने सारे आर्टिकल्स लेने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बल्कीनेस थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। फिर अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स है उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी और जो इंडिया है उसका कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर स्टेट और सेंटर में दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होती तो उस सिनेरियो में हम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है, इंडिया की सेंटर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है तो वो छोटी रहेगी। लेकिन जब इसमें स्टेट्स भी इंक्लूड किए गए हैं तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जो इसकी बल्कीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो एडवोकेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो भी हमको उसी तरह की देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी गई ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लॉ है तो उसका इंटरप्रिटेशन इस ढंग से भी हो सकता है और इस ढंग से भी हो सकता है। यही सब कारण है जिसके कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के जो एक्सपीरियंस थे वो अक्यूमुलेट किए गए हैं। यानी पहले डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी हुई, उसके बाद ये एनालाइज किया गया कि कौन से संविधान से हमको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन से संविधान से कौन सी चीज़ छोड़नी है। यानी बेस्ट सोर्सेज जो थे उनको लेने का भरपूर प्रयास किया गया था। सो इन सब चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करते हुए जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी थी उन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था। सो सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट सोर्सेज। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से ली गई है एंड ये सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या किया कि उस टाइम वर्ल्ड में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन थी, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सबको पढ़ा। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उन प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। और उसी के साथ साथ क्या किया कि मोस्ट ऑफ द एक्ट्स इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो फाइल थी वो काफ़ी डिटेल देखने को मिली थी जिसके कारण क्या हुआ, बल्कीनेस काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। उसी के साथ साथ फिलोसफिकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल पार्ट मीन्स जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है, तो ये जो है वो डिराइव किए गए हैं अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लार्जली ड्रॉन की गई है। तो अब अगर हम स्पेसिफिकली देखिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो सोर्सेज यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ड्रॉन की है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने फंडामेंटल सॉरी तो सबसे पहले हमने यहाँ से फेडरल स्कीम ली है। इट मीन्स जो सेंटर है वो पावरफुल है, वो तो पावरफुल है ही, लेकिन जो स्टेट है वो भी पावरफुल है। तो सेकंड हमने यहाँ से ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर में गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया गया है। एंड थर्ड इज जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का प्रोविजन है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया गया है। फोर्थ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया है। एंड फिफ्थ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जब मतलब सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी में तो वो हमारे लिए
जर्मनी, मतलब हमने वो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो आप सबने देख ही लिया होगा कि हमने मोस्ट ऑफ जो प्रोविजंस थे वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे। सो थर्ड फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट दोनों जगह के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया गया है। इट मीन्स इट इज फॉर बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। एंड जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात यह है कि इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। एंड इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एंड जो असली एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। एंड उन्हीं पावर्स को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो लोकसभा के सामने उत्तरदायी होते हैं। एंड जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सो हियर फोर्थ पॉइंट इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा रिजिड है और इसमें मतलब बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिजिड टू बी चेंज्ड इजीली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात सही है कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा संविधान लचीला भी है। इट मीन्स फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऐसे प्रोविजंस है जिसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी चाहिए, यानी कोई भी अगर आपने रिफॉर्म करना है। नहीं तो जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से बदली जा सकती हैं। It means few provisions need majority of more than half states to be amended. Mostly can be amended through special majority in parliament. इजीली कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि पिछले अगर हम बैक टू बैक देखें 70 ईयर्स में 104 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। Fifth is fundamental rights. So another feature of Indian constitution is that the provision of the fundamental rights has been made. And fundamental rights are in part third of the constitution. Fundamental rights are provided to Indians from article 14 to 32. Article 32 and article जो हमारा ये article 32 है, constitutional remedy provide a person can directly move to Supreme Court in violation of fundamental rights. इट मीन्स अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं तो वो आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने जो मौलिक अधिकार है उनकी मांग कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही सहज तरीके से फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस किया हुआ है। एंड किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि स्टेट पर ऐसी रोक लगी रहे कि वो कोई भी ऐसे लॉ या ऐसे ऐसे रूल्स नहीं बना सकता जो आम जनता के मौलिक अधिकार है उनको भंग कर रहा हो, यानी उनको वायलेट कर रहा हो। एंड हम बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो न्याय संगत है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो न्याय संगत है? बिकॉज आर्टिकल 32 कहता है कि जुडिशरी हैव पावर टू इशू रिट्स अगेंस्ट स्टेट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. So we can easily say that fundamental rights are justiciable in nature. Sixth is DPSP, means Directive Principles of the State Policy. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. So Directive Principles of the State Policy, it is in part 4th of the Indian Constitution, which deals the Directive Principle of the State Policy. And Directive Principle of the State Policy of India are the guidelines of 15 principles given to the federal institutes governing the state of India, and while framing laws and politics. And the provisions contained in part 4 means articles 36 to 51 of the Constitution of India, and they are non-justiciable in nature and are not enforceable by any court. I'm again repeating, it is the guidelines for the government to make the country as a welfare state.
यानी ये डीपीएसपीज गवर्नमेंट को एक पाथ शो करते हैं किस तरह देश को गवर्न करना चाहिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन को लागू ना करे तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। Seventh is independent judiciary. Another feature of the Indian constitution is that the provision of the independent judiciary has been made. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी वो अपने जो निर्णय है वो स्वतंत्र होकर लेती है और किसी के अंडर आकर वो काम नहीं करती। और हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्यों स्वतंत्र होनी चाहिए। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो इसलिए स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि रिच एंड पुअर के बीच जो डिफरेंस है वो कम हो, मतलब बिल्कुल डिफरेंस ना रहे। और जो जो ये स्त्री पुरुष है और उच्च जाति और ये जो नीच जाति वाले लोग होते हैं इनके बीच भी कोई मतलब ज्यादा भेदभाव ना रहे, सब पे कानून एक समान लागू हो। एंड जो ये जुडिशरी है ये जो सिटीजन्स होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, राइट्स, उनकी रक्षा करती है। और ये जो विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको मतलब सरल तरीके से हल करती हैं। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट्थ एंड अनदर फीचर इज एडल्ट सफरेज, यानी व्यस्क मताधिकार। एंड द concept of adult suffrage allows every citizen of our country who is above 18 years has the right to vote in the elections. एंड इसमें सबसे मेन प्रोविजन क्या है कि एनी एडल्ट हु इज एलिजिबल टू वोट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिक लाइक जेंडर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। कि जो भी नागरिक वयस्क है, यानी जो भी नागरिक 18 साल से अधिक का है, तो उसके वो वोट देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता है। तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रंग, जाति, भेद, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है वोट देने के लिए। And this provision was added in the 61st Amendment, which is also known as the Constitution Act 1988. Ninth is a secular state, and this is very important. A secular state, it means धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगर हम सेक्युलरिज्म का परफेक्ट मीनिंग देखें, पॉजिटिव वे में अगर सेक्युलरिज्म का अगर हम मीनिंग देखें, तो इट मीन्स टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। And secular state means that there is no separate religion for the state and every religion is respected equally in the state. Even जो preamble of the Indian Constitution है उसमें भी ये कहा गया है कि इंडिया हैज टू बी अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म में सभी धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है। एंड कोई भी व्यक्ति अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को अपना सकता है, मतलब राज्य उसके ऊपर कोई धर्म नहीं थोपेगा कि तुम्हें इसी धर्म को अडॉप्ट करना है। इवन उसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं किसी भी मतलब रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजियस फ्रीडम को अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है, जिसमें ये डिफाइन है कि कोई भी सिटीजन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, मतलब राज्य उसके ऊपर कोई धर्म नहीं थोप सकता। बट मस्ट रिमेंबर, रिलीजियस फ्रीडम कांट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, and it will be regulated by state. 10th and another feature is single citizenship. तो इंडिया की एक सेलियंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलियंट फीचर ये है कि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है जो कि होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होती है। एंड पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5th to article 11th of the Indian constitution deals with citizenship. And there is single citizenship provided to our citizen, and there is no separate citizenship for the states and center like various federal countries like USA. And you should must remember that citizenship act 1955, which was amended recently in 2019, also deals with citizenship.
सो इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है सेंटर एज वेल एज स्टेट के लिए, बट इन अमेरिकाज अमेरिका वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, ईच फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट. 11th feature is fundamental duties. So Article 51A of the Indian Constitution provides various fundamental articles. एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ली गई थी. जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई थी. And these fundamental duties are guidelines and reminder for citizens of India for national unity and integrity and to respect the Constitution of India. But there are no specific provision to enforce fundamental duties in the courts like fundamental rights. मतलब जिस तरह हम fundamental rights को violate होने पर directly court में जा सकते हैं वैसा हम fundamental rights में fundamental duties में नहीं कर सकते. But it is also very important and necessary to follow the fundamental duties. And it was held that fundamental duties are equally important as the fundamental rights. And at present, there are 11 fundamental duties provided to us citizens. 12th and another feature is single integrated judicial system. Means इकहरी संगठित न्याय प्रणाली. इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था है. इंडिया में चाहे संघात्मक प्रणाली है मींस फेडरल सिस्टम है, लेकिन फिर भी स्टेट और जो हमारा सेंटर है उसमें सरकारों के लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए अलग अलग न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्याय जो प्रणाली है उसकी सर्वोच्च अदालत है और राज्यों में उच्च न्यायालय को राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है. एंड हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके हम अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. एंड जुडिशियल सिस्टम कंटेन्स ऑफ एन एपेक्स कोर्ट विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट अदर हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स. सो the founding is controlled by the apex means supreme court. So the last feature of the Indian Constitution is judicial review means न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति. And the concept of the judicial review is an essential feature of the Indian Constitution which helps the Constitution to work properly. So जो judicial review है वो courts की वो power है जिसके थ्रू वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को परख सकता है. एंड अगर कोई भी लॉ कोर्ट को असंवैधानिक लगता है यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो कोर्ट उसको हटा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनजेक जो एक्ट था, एनजेक एक्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय जस्टिस चेलेमेश्वर. And also judicial review is an important check and balances in the separation of the power. So that's all in today's video. If you all like my video, please share it, like this, and don't forget to subscribe the channel. So stay tuned, stay happy. Thank you so much.